कविता जी आज बहुत ही ज़्यादा असमंजस में थी। शाम को उनकी बेटी दीपिका का फिर से फ़ोन आया था और वो कह रही थी, माँ तुम अपने जेवर तीनों भाभीयों में बांट क्यों नहीं देती? तुम्हें भी फुर्सत मिल जाएगी। जब देखो तब तीनों भाभियाँ इसी बात को लेकर आपस में झगड़ा किया करती हैं। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम सही कह रही हो दीपिका बेटा। मैंने भी देखा है तीनों आपस में झगड़ा करती रहती हैं जेवर को लेकर। दीपिका तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी ही जेवर बांटने का इंतजाम करती हूँ। हाँ माँ, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी बांट दो, जिससे ये लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। ठीक है बेटा, मैं जल्दी ही करती हूँ। और फिर दीपिका ने फ़ोन रख दिया। दीपिका के फ़ोन रखने के बाद कविता जी मन में सोचने लगी, अभी कल की ही तो बात है, मंजली बहू गीता किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी कि मम्मी जी ने बड़ी भाभी को अपने जड़ाऊ कंगन फट से निकाल कर दे दिए। मैं तो इतनी बार मायके गई, मुझे तो कभी नहीं दिए, और भी पता नहीं क्या क्या दिया होगा। खैर, मैं उसे क्यों बताऊं कि मैंने रेखा बहू को कंगन क्यों दिए। मैं उसे इस बात के लिए सफाई क्यों दूं। कविता जी ने अपना सिर झटका और सोने की कोशिश करने लगी। कविता जी को आज नींद नहीं आ रही थी। ये जेवरों को सबको देना कविता जी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गया था। यही सब सोचते सोचते कविता जी अपने जीवन की पुरानी यादों में खो गईं। जब वो शादी होकर इस घर में आई थी तब उनकी उम्र 18 साल की थी। इकलौती बहू होने के कारण उनको अपनी ससुराल में बहुत ही लाड और प्यार मिला था। वो सारा दिन गहनों से लदी हुई पूरे घर में डोलती रहती थी। उन्हें अपनी सास के जड़ाऊ कंगन बहुत अच्छे लगते थे, जो कि वो अपने हाथों में पहने रहती थी। एक दिन कविता जी ने अपनी सास से कहा, अम्मा जी आपके कंगन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो अम्मा जी ने तपाक से हंसकर बोली, बहू अगर तुमने मुझे पोता दिया तो ये मेरी सास के जड़ाऊ कंगन तेरे हो जाएंगे। और मैं शर्मा कर वहाँ से भाग गई। लगभग 2 साल बाद मैंने दीपिका को जन्म दिया। कविता जी को तो ऐसा लगा कि जैसे अम्मा जी उससे नाराज हो जाएंगी और वो जड़ाऊ कंगन अब उसे नहीं देंगी। कविता जी की सास ने अस्पताल में ही अपने हाथ से जड़ाऊ कंगन निकालकर कविता को पहना दिए और कहा, अरे बहू, तुम तो हमारे घर लक्ष्मी लेकर आई हो, इतना तो तुम्हारा हक बनता है। उसके बाद आलोक, सुनील और करण आए। हर बार अम्मा जी ने अपनी बहू कविता को कोई न कोई गहना जरूर दिया। चारों बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। दीपिका की शादी बहुत बड़े खानदान में हो गई। दामाद भी बहुत सुलझा हुआ था। दीपिका सब तरह से खुश थी अपने घर में। तीनों बेटे भी अच्छी नौकरियों में लग गए और तो और समय से तीनों बेटों का विवाह भी हो गया। तीनों बहू बहुत ही सुंदर और संपन्न आईं। घर में सब मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते थे। जब आलोक और रेखा को बेटा हुआ और मेरी सासू माँ को स्वर्ग नसैनी पर चढ़ाया गया तो मारे खुशी के उन्होंने अपनी मटर माला उतार के बच्चे के गले में डाल दी। उसके बाद घर नाती पोतों से भर गया। इसी बीच सासू माँ भी धीरे धीरे भगवान के पास पहुँच गईं। घर में अभी भी एक रसोई में ही खाना बनाया खाया जाता था। बच्चों में एक दूसरे के प्रति सम्मान था। एक रात दीपिका के पिताजी कविता जी से बोले, कविता, अब हम दोनों का कोई भरोसा नहीं है, क्यों ना हम घर का बंटवारा कर दें। कल को ऐसा ना हो हमारे जाने के बाद इन भाइयों में घर को लेकर खींचातानी होने लगे। कविता जी बोली, कैसी बातें करते हैं, हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। हमारे तीनों बेटे बहुत सुलझे हुए हैं। आप चिंता मत कीजिए, वो लोग कभी कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपको परेशानी हो। कुछ भी हो कविता, मैंने बंटवारा करने का फैसला कर लिया है। समय का कोई भरोसा नहीं है। मैं मानता हूँ हमारे बेटे बहुएं सब समझदार हैं, लेकिन हमारे समाज में जो अपना न्यारा घर बसाने की बीमारी चली है,
हो सकता है कल को वो बीमारी हमारे घर में भी आ जाए। इसीलिए यदि कभी ऐसी नौबत आए तो बिना किसी झगड़े के अपने अपने तरीके से आराम से रह सकें। दीपिका के पिताजी धीर गंभीर आवाज में बोले। कविता जी उनकी बातें सुनकर चुप हो गईं। कुछ दिनों में उनके पति ने मकान का बंटवारा कर दिया। उन्होंने उसमें साफ साफ लिखवाया, मेरा ये घर जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरा रहेगा। मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी कविता इसकी मालकिन होगी। लेकिन उसके मरने के बाद ये मकान मेरे तीनों बेटों आलोक, सुनील और करण के नाम हो जाएगा। मेरे तीनों बेटे इस घर के मालिक होंगे। इस पर तीनों का बराबर अधिकार होगा। तीनों आपसी सहमति से जो उचित समझे कर सकते हैं। ये दीपिका के पिताजी ने वसीयत में लिखवाया था। उसी रात उन्होंने तीनों बेटों और बहू को अपने कमरे में बुलाया। वसीयत की फोटोकॉपी जो बनवाई थी वो तीनों को दे दिए और कहा, ये मेरी वसीयत है, इसकी एक एक कॉपी तुम तीनों अपने पास रखो। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद तुम लोगों में इस घर को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हो या तुम लोग अपनी माँ पर किसी तरह का दबाव बनाओ। सभी एक साथ बोले, इसकी क्या जरूरत थी पिताजी? तब वो बोले, जरूरत है बेटा, तुम सब देख ही रहे हो समाज में क्या हो रहा है। जरा जरा सी बात पर एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हो रहा है। तुम सब इस कॉपी को देख लो, कोई कमी या शिकायत हो तो अभी बता दो। सब ने अपनी अपनी प्रति देखी। शिकायत का कोई प्रश्न ही नहीं था। सभी पूरी तरह से संतुष्ट थे। असल प्रति उन्होंने अपने पास रखी थी। जिंदगी आराम से चल रही थी कि अचानक एक दिन दीपिका के पिताजी कविता जी को मझधार में छोड़कर चले गए। उनके जाने से सभी बहुत ही दुखी थे, पर क्या कर सकते थे। धीरे धीरे सब पहले की तरह चलने लगा। लेकिन दीपिका के पिताजी के जाने के बाद कविता जी के जीवन में एक खालीपन आ गया था, जो बच्चों के प्यार और शोर शराबे से भी नहीं भर पा रहा था। पता नहीं कैसे कविता जी ने अपने आप को अपने कमरे तक ही सीमित कर लिया था। वो कमरे से बहुत कम ही बाहर निकलती थी। उनको देख के ऐसा लगता था जैसे उनको किसी बात से कोई मतलब ही नहीं हो। जो मिल जाता था वो खा लेती थी और फिर अपने कमरे में चली जाती थी। बेटे बहू मिलकर उनका मन बहलाने की बहुत कोशिश करते, पर सब बेकार ही होता था। धीरे धीरे सबने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। दीपिका भी अक्सर आती, पर कविता जी उससे भी ज़्यादा बात नहीं करती। फिर धीरे धीरे कविता जी को खुद ही महसूस हुआ कि अभी तो उन्हें पता नहीं कितना जीवन जीना है। ऐसे बेकार बैठने से तो जीवन पार नहीं होगा। फिर जैसे नदी में डूबता व्यक्ति पानी में से अचानक बाहर आ जाता है, वैसे ही कविता जी के मन को किसी ने बाहर खींचा और कविता जी कमरे से ही क्या, वो अपने आप से भी बाहर निकल आईं। बाहर आते ही सबसे पहले उन्होंने तुलसी जी की तरफ देखा। अरे, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुरझा रही हैं। फिर एक नज़र पूरी बगिया की तरफ देखा तो लगभग सभी पौधे मुरझा रहे थे। फिर उन्होंने देखा आम के पेड़ पर बौर आ गई थी। उन्होंने एक राहत की सांस ली। कविता जी ने सोचा कि उन्होंने जागने में बहुत देर कर दी। नहीं नहीं, अभी बहुत देर नहीं हुई है। और उन्होंने सबसे पहले तुलसी जी में जल चढ़ाया। बच्चों को बुलाकर बाकी बगिया को सुधारने में जुट गई। बच्चे भी दादी के साथ खुश होकर काम करने लगे। घर का वातावरण बहुत बदला बदला सा लगा। कविता जी को महसूस हुआ कि सभी एक होकर भी एक नहीं हैं। ये तो शायद सभी घरों की कहानी है। अब कविता जी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उन्हें इस तरह खुश देखकर सब बहुत खुश थे। भले ही रसोई की व्यवस्था ठीक नहीं थी, पर खाना सब एक साथ मिलकर खाते थे। कविता जी ने सबसे पहले रसोई की व्यवस्था ठीक की। उन्हें इस तरह काम करता देख तीनों बहुएं भी उनके साथ काम करने लगी। धीरे धीरे सब पहले जैसा होने लगा। कविता जी देख रही थी कि सब ठीक होने पर भी पहले जैसा कुछ भी नहीं था। तीनों बहुएं आपस में बहुत खिंची खिंची रहती हैं। पहले होता था कि जब रीमा ऑफिस से घर आती थी तो बड़ी बहू और गीता मिलकर उसे हंसकर चाय पिलाती थी।
फिर सब आपस में बैठकर थोड़ी देर गप्पे मारती थी। उन्होंने देखा कल जब छोटी बहू रीमा घर आई तो गीता बहू की बेटी आरती चाय लेकर आई और बोली, चाची चाय टेबल पर रखी है, पी लेना। और वो रख कर चली गई। अगले दिन फिर जब रीमा ऑफिस से आई तो वही हुआ। कविता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो खुद उठकर आई और रीमा से हंसकर कहा, रीमा आज का दिन ऑफिस में कैसा रहा? रीमा ने उन्हें देखते ही खुश होकर कहा, बहुत बढ़िया मम्मी जी। आपने दिन भर क्या किया, खाना खाया या नहीं? उनके कुछ कहने से पहले ही गीता बोल पड़ी, हाँ हमने खाना दिया है या नहीं दिया है पूछ लो उनसे। रीमा धीरे से बोली, भाभी आप गलत समझ रही हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैंने तो बस मम्मी जी से ऐसे ही पूछ लिया। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। इधर कविता जी कई दिनों से देख रही हैं कि छोटी छोटी बातों में तीनों बहुएं बहस करने लगती हैं। कभी दाल कौन सी बनेगी या सब्जी कौन सी बनेगी, सभी अपनी पसंद का बनाना चाहती हैं। उनमें से गीता हमेशा अपनी चलाना चाहती है। पता नहीं कैसे सबके मन में जेवरों को लेकर बात होने लगी है। कभी कभी दीपिका भी उनमें शामिल हो जाती है। मुझे तो लगता है कि सबको जेवर देकर गंगा नहाऊं। कहीं ऐसा ना हो जेवरों को लेकर तीनों बहुएं आपस में ही लड़ने लगे। हमारे खानदानी जेवर हैं, उनकी कीमत आज के समय में 30-40 लाख तो होगी ही। जेवरों की बात सबके दिमाग में तब आई जब अभी पिछले महीने रेखा को कविता जी ने अपनी सासू माँ के जड़ाऊ कंगन पहनने के लिए दिए। रेखा अपने मायके अपने भतीजे की शादी में जा रही थी। रेखा जाने से पहले कविता जी को बताने लगी वो क्या क्या लेकर जा रही है, तो उनके मुंह से अचानक निकल गया, रेखा शादी में पहनने के लिए मेरे जड़ाऊ कंगन ले जाओ, शादी से लौटकर वापस कर देना। रेखा ने तुरंत मना किया, नहीं मम्मी जी इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कविता जी ने उसे आग्रह करते हुए पहना दिए। रेखा उनको पहने पहने ही कमरे से बाहर आ गई। जड़ाऊ कंगन पहने हुए उसे सबने देख लिया। गीता की बेटी एकदम से बोल पड़ी, अरे वाह ताई, ये तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, आपके हैं क्या या दादी के? रेखा हंसकर बोली, नहीं लाडो, बड़ी दादी के हैं, मुझे बस पहनने के लिए मिले हैं। तभी गीता कुछ मुंह बनाकर बोली, आपको तो पहनने के लिए ही मिल गए, हमने तो आज तक देखे भी नहीं थे। साफ लग रहा था कि उसे अच्छा नहीं लगा कि कविता जी ने रेखा को जड़ाऊ कंगन दिए। खैर, रेखा ने शादी से लौटकर तुरंत ही कंगन कविता जी को वापस कर दिए। लेकिन उस दिन के बाद से बाकियों के दिमाग में जेवर का कीड़ा कुलबुलाने लगा, खास करके गीता बहू। उन्होंने घर में अक्सर बहू को देखा कि वो जेवरों की आपस में चर्चा किया करती थी। रीमा कह रही थी कि मुझे तो पता नहीं मम्मी जी के पास कितने गहने हैं। गीता तपाक से बोली, भाभी जी को जरूर पता होगा पर बताएंगी नहीं। कुछ इसी तरह के अंदाज में बातें होती रहती। कभी कभी दीपिका भी शामिल हो जाती। कविता जी को महसूस होने लगा कि अब समय से गहनों का बंटवारा हो जाना चाहिए, नहीं तो ये सब आपस में ही लड़ मरेंगे। समस्या ये थी कि गहने बहुत सुंदर और खानदानी थे, तो कविता जी सोच रही थी कि जेवरों को बेचना भी ना पड़े और सबको बराबर मात्रा में मिल भी जाएं। ये समस्या बहुत बड़ी थी कि जेवरों का बंटवारा कैसे करूं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी बड़ी बहन से पूछा तो वो बोली, क्या दीदी, ये कोई बात हुई? आपके गहने हैं, आपका जो मन करे वो करो, जो ज़्यादा सेवा करे उसे ज़्यादा दे देना। उसका ये सुझाव मुझे अच्छा नहीं लगा। ये मुझे पसंद नहीं कि कल कोई जेवरों गहनों के लालच में मेरी सेवा करे। फिर जो मेरे खास और सहेलियां थीं उनसे सलाह मांगी। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि थोड़ा सबसे पूछकर आपस में गहने बांट दीजिए, या फिर सब गहनों को बेचकर जो रुपए आए वो बांट दीजिए। किसी का कोई भी सुझाव मुझे जम नहीं रहा था। कविता जी सोच रही थी कि बेचने से तो खानदानी जेवर ही खत्म हो जाएंगे,
फिर तो बस उनके रूप ही रह जाएंगे। बहुएं ऐसी हैं कि उनमें आपस में कोई समझौता नहीं करना चाहेगा। बंटवारा कैसे करूं? ये सब सोचते सोचते कब उनको नींद आ गई, कविता जी को इस बात का पता ही नहीं चला। सुबह उनकी नींद खुली जब उनका पोता उन्हें जगाने के लिए आया। वो जल्दी से उठकर स्नान करने चली गई। नहाते समय भी उनके दिमाग में जेवर का बंटवारा कैसे करूं, यही सब चल रहा था। जब वो पूजा करने बैठी तो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ठाकुर जी, मेरी मदद करे। अब आप ही रास्ता बताओ कि मैं क्या करूं। मेरे यहाँ तो किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। कविता जी थोड़ी देर वहीं यूं ही भगवान के सामने बैठी रहीं, फिर अपने रोज के काम में लग गईं। पर उनका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था, तो जाकर अपने कमरे में लेट गईं। इसी उधेड़-बुन में दिन रात गुजरते रहे और कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन रीमा अपनी किट्टी पार्टी से लौटकर सबको हंसकर बताने लगी कि आज उनकी किट्टी पार्टी में बड़ा मजा आया। हुआ कुछ यूं था कि गेम में 3 सहेलियों का पहला नंबर आया और प्राइज एक को मिलना था। कोई भी अपना प्राइज छोड़ना नहीं चाहता था। आपस में बांटने के लिए भी सब तैयार नहीं थे, तो पर्ची पर तीनों के नाम लिखकर पर्ची उठाकर उसे ही प्राइज मिला। बाकी सबको भी ये तरीका अच्छा लगा और किसी दूसरे को शिकायत भी नहीं हुई। अच्छा ठीक ही तो किया, गीता ने कहा। सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ ठीक तो है, जिसके पास जाना था चला गया। बस वहीं बैठे बैठे कविता जी के मन में एक विचार आ गया था और उन्होंने उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। बस उसी रात से कविता जी ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्हें सबसे पहले सारे गहनों को इकट्ठा किया, फिर उनकी 4 ढेरी बनाई। सासू माँ के जो 2 जोड़ी जड़ाऊ कंगन थे, हर ढेरी में एक एक रखा। बाजूबंद और हाथ फूल एक एक जोड़ी थे, उन्हें एक एक सब में रखा। उन्होंने सोचा, भले ही एक एक सबको मिलेगा, पर इस तरह से ये कम से कम टूटेगा नहीं। इसी तरह उन्होंने अपने और सासू माँ के जेवरों को अपने हिसाब से बराबर हर ढेरी में रख दिया। दूसरे दिन उन्होंने साटन की 4 थैली सिलकर तैयार की। एक हिस्से के गहनों को इकट्ठा कर एक थैली में रखा और उसका मुंह बंद कर दिया। इसी तरह बाकी की तीनों थैलियों में जेवर को रखकर थैलियों का मुंह सिल दिया। अब उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनकी मटर माला किस थैली में है या सासू माँ की झुमकी किस थैली में है। दूसरे दिन उन्होंने सुबह सुबह दीपिका, रेखा, गीता और रीमा के नाम की चिट बनाई। कविता जी ने सुनील से कहा, दीपिका और दामाद जी को रात के खाने पर बुला लो। शाम को पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। सब आपस में एक दूसरे से पूछते रहे कि क्या बात है, मम्मी जी ने सबको क्यों इकट्ठा किया है, पर इस बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं था। इसीलिए आपस में क्या क्या लगाते हुए हॉल में आ गए। जब सब आ गए तब उन्होंने बताया कि गहनों के बंटवारे के लिए सबको बुलाया है। दीपिका ने तुरंत मना करते हुए कहा, माँ, मुझे क्यों बुलवाया? मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे आपके गहनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इसमें शामिल मत करो। कविता जी के कहने से पहले ही सब एक साथ बोली, नहीं दीपिका दीदी, जब हम सबको कोई परेशानी नहीं है तो आप क्यों मना कर रही हैं? दीपिका उदास होते हुए बोली, मैं नहीं चाहती कि थोड़े से गहनों के कारण ये सब मुझे गलत समझे। बस मुझे आदर मिले, मैं यही चाहती हूँ। कविता जी बोली, बेटा, मेरे गहनों पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। अब तो सरकार भी कह रही है कि माँ बाप की संपत्ति पर बेटी का बराबर अधिकार है। और फिर घर तो पहले ही तुम्हारे भाइयों को दे दिया। ये जेवर मेरे हैं, मैं तुम्हें दे रही हूँ, तो तुम्हें लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबके मन में बहुत ही उत्सुकता थी कि देखे मम्मी जी ने किसको क्या क्या दिया है। कविता जी ने कहा, तुम सब मेरे बच्चे हो, मुझ पर विश्वास करना। मैंने सारे जेवर की 4 थैलियाँ बनाई है और उन्होंने गहनों की 4 थैलियाँ वहीं सेंटर टेबल पर रख दी। तुम सबको एक एक थैली उठानी है। रिया खुश होते हुए बोली, दादी सबसे पहले कौन उठाएगा?
रीमा ने कहा, दीदी आप सबसे पहले उठाओ। तभी रेखा ने कहा, रीमा तुम सबसे छोटी हो, तुम ही उठाओ। कविता जी और जोर से बोली, रुको तुम सब, बहस मत करो, कौन पहले लेगा ये मैं तय करूंगी। सभी एक दूसरे को देखने लगी। मम्मी जी किसका नाम लेंगी, शायद बड़ी भाभी या दीपिका दीदी, गीता ने कहा। तभी कविता जी ने कहा, डरो नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। यहाँ बात तुम सबके विश्वास की है। हो सकता है कि कभी तुम सब के मन में आता हो कि मैं दूसरों को ज़्यादा महत्व देती हूँ या दीपिका को ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन इस बात के ठाकुर जी साक्षी हैं कि मैंने इन 4 थैलियों में जेवरों को अपने हिसाब से बराबर रखा है। मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरे गले का हार किस थैली में है। कविता जी थोड़ा रुक कर बोली, रिया मेरे कमरे से ठाकुर जी के सामने चांदी वाली प्लेट से एक पर्ची लेकर आओ, उसमें जिसका नाम होगा वो पहले थैली उठाएगा। कविता जी की बात सुनकर दामाद जी बोल उठे, वाह मम्मी जी, इंटरेस्टिंग, आपने तो इस जटिल मुद्दे को एक गेम में बदल दिया। रिया जो कि छोटी सी थी, दौड़कर गई और एक पर्ची उठाकर ले आई। दामाद जी ने पर्ची खोलकर नाम देखा, उस पर गीता लिखा हुआ था। सबने खुश होकर ताली बजाकर उसका हौसला बढ़ाया और गीता ने अक्कड़ बक्कड़ करते हुए एक थैली उठा ली। दूसरी पर्ची में दीपिका का नाम लिखा था, उसने भी एक थैली उठा ली। रेखा ने बड़प्पन के साथ रीमा से कहा, रीमा पर्ची की ज़रूरत नहीं है, अब तुम ले लो। फिर रीमा ने एक थैली उठा ली, आखिरी वाली थैली रेखा ने ले ली। चारों के मन में पता नहीं क्या आया, थैलियां लेकर अपने अपने कमरों में चली गईं। उनके इस तरह से जाने पर कविता जी सोच में पड़ गई कि पता नहीं मेरे इस बंटवारे से ये लोग खुश भी हैं या नहीं। ये शांति कहीं तूफान से पहले की शांति तो नहीं है। थोड़ी देर में रीमा कमरे के बाहर निकल आई। उसके बाएं हाथ में जड़ाऊ कंगन चमक रहा था। दीपिका कंगन के साथ में दोनों जड़ाऊ अंगूठियां भी पहने हुई थी। रेखा और गीता मीना वाली चूड़ियां पहने हुए थी। सब बहुत ही खुश नजर आ रही थी। सबको खुश देखकर कविता जी ने एक तसल्ली की सांस ली। सभी खुश होकर रात का खाना बनाने में लग गईं। खाना खाकर 10 बजे तक दीपिका भी दामाद जी के साथ अपने घर वापस चली गई। आज खाने की मेज पर सब आराम से खाना खा रहे थे, हंसी मजाक भी हो रहा था। बाद में रेखा कविता जी के कमरे में आई और बोली, मम्मी जी मैं आपके इस बंटवारे से बहुत खुश हूँ। कविता जी बोली, नहीं बहू, ये बंटवारा ठाकुर जी ने कराया है। मुझे खुशी है कि तुम सबको कोई शिकायत नहीं है। बहुत दिनों बाद उस रात कविता जी को सुकून की नींद आई। उन्होंने ठाकुर जी को धन्यवाद दिया कि आपके कारण ये सब मुझसे खुश हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।